प्रिय विद्यार्थियों, छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं और मैं आपको 12 महीनों से जुड़े हुए पर्व त्योहारों के बारे में बता रहा हूं। ये आप जानती हैं, मेरा एक विशेष प्रयास है, ध्यान दीजिएगा। आज भी मैं पर्व त्योहार बताऊंगा। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि हमसे जो विद्यार्थी जीवन में हड़बड़ाहट होती है कि हम पूरे 12 महीने फिर 12 महीने के हर छोटे बड़े त्योहार एक साथ याद कर डालें, फिर और कहीं से चीजें उसमें जोड़ लें। आप एड ऑन करने का काम, आगे जोड़ने का काम कर सकते हैं। सतत चलने वाली प्रक्रिया है। पहले एक बेस आपकी आधारशिला, आपका आधार, आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। कौन सा महीना कहते ही कौन सा सही और पहला त्योहार है जो आपको याद आना चाहिए, ये मेरा मुख्य प्रयास है। फिर आप इसमें छोटी छोटी और बातें जोड़ते रह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आप बनाते रहें। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अध्ययन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप बचपन से पढ़ते होंगे, बालक पालक शिक्षक सभी का इसमें अपना अपना योगदान रहता है। तो माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं और आपको भी अपने हिस्से की भूमिका निभानी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, ज्ञान का परिमार्जन करना पड़ेगा, ज्ञान में और बातों का समावेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति में अब जिस महीने पर आ गए हैं, भादो तक हम लोग चर्चा किए थे, है ना। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। इसके बाद कुंवार के महीने में हम आते हैं। तो ज्यादा आपको परेशान तो होना नहीं है। कुंवार के महीने के 2 पक्ष हैं। कृष्ण पक्ष जो होता है वो पितरों को समर्पित रहता है, पितृ पक्ष है कृष्ण पक्ष कुंवार के महीने का। हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी याद में हम प्रतिदिन तर्पण करते हैं। पितृपक्ष है, पितरों को तर्पण देने का पक्ष है। साथ ही इसी पितृपक्ष में उड़द दाल से बनने वाला बड़ा बनाया जाता है, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में बड़ा बोलते हैं। वैसे बड़ा, बड़ा, बबरा दोनों बनाया जाएगा। बड़ा जो रहेगा वो नमकीन रहेगा और बबरा जो रहेगा वो मीठा रहेगा। कृष्ण पक्ष के बाद फिर शुक्ल पक्ष आएगा कुंवार के महीने में, और शुक्ल पक्ष में हम फिर शुरुआत करेंगे दुर्गा की उपासना से, देवी की उपासना से। और महीना है कुंवार का, ऋतु है शरद, तो इसलिए शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि से शुरू हो जाता है शरद का उत्सव, शारदीय नवरात्रि। शरद ऋतु की नवरात्रि क्या कहलाएगी? शारदीय नवरात्रि। और इसी शुक्ल पक्ष में फिर जो दशमी की तिथि रहेगी, वह दशमी विजय की दशमी है। राम के द्वारा रावण पर विजय की दशमी है, इसलिए दशमी को हम जानते हैं विजयादशमी के नाम से। विजयादशमी या इसी को कहा जाता है दशहरा, इससे भी आप परिचित हैं। और फिर कुंवार में ही शरद की जब पूर्णिमा आएगी तो हम शरद पूर्णिमा मनाएंगे। पिछले वीडियो में मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं, तो आपके दिमाग में पहले इतनी बातें बिना किसी डाउट के याद रहे। फिर चाहे तो मैं आपको एड ऑन कराऊंगा या आप किताबें पढ़ के जोड़ सकते हैं कि फिर और क्या कुछ होता है, क्या कोई आदिवासी पर्व, जनजाति पर्व मनाया जाता है। क्योंकि अब ये चांदनी रातों का क्या चलेगा, सिलसिला चलेगा। शरद पूर्णिमा से ठंड की ऋतु, चांदनी मतलब बरसात का समय चला गया है, तो शरद के समय से, शरद उत्सव से हम चंद्रमा के साथ जुड़ना शुरू करेंगे। और फागुन पूर्णिमा को हम होली मनाएंगे। उस दिन भी पूर्णमासी की रात रहेगी। ऐसी बार बार पूर्णिमा की रात का संबंध रहेगा। और जैसे जैसे अभी तो ठंड बढ़ेगी शरद के बाद, फिर जैसे जैसे शरद में थोड़ी गर्मी रहेगी, शरदातप कहा जाता है। शरद का आतप, आतप यानी धूप होता है। तो एक बार तो गर्मी की पहली ऋतु गर्मी में रहती है, फिर जब वो सितंबर के महीना रहता है उस समय हम गर्मी की द्वितीय ऋतु भी कहते रहते हैं ज्योग्राफी के अनुसार। और इसी को साहित्यकार लोग शरद का आतप कहते हैं। शरद की धूप थोड़ी सी गर्मी का एहसास कराने वाली धूप रहती है। फिर शरद के बाद ऋतु बदलती है शिशिर, और शिशिर से आपको ठंडक, हेमंत और शिशिर ऋतुएं जब आने लगती हैं तब आपको ठंडक का बढ़ता हुआ एहसास होगा। और बसंत में फिर से ठंड थोड़ी कम होने लगेगी, तो न गर्मी न ठंडी, सुहावना मौसम आएगा। तो ऋतु की दृष्टि से ये शरद ऋतु का समय चल रहा था। और इसके बाद महीने की दृष्टि से ये कुंवार का महीना था। कुंवार के बाद अगला महीना आता है कार्तिक का महीना, कार्तिक की रात, कार्तिक की राती।
थोड़ी थोड़ी सिहराती, सेनापति है सुहाती, सुखी जीवन के गण है, ऐसा सेनापति लिखते हैं। तो कार्तिक, और ये छत्तीसगढ़ी भाषा में कहलाएगा कातिक। और कार्तिक में तो फिर त्योहारों की श्रृंखला रहेगी। इनको आप सब जानते हैं करके मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूं। धनतेरस, नाम में ही छुपा हुआ है त्रयोदश शब्द है। धनतेरस, दीपावली की शुरुआत हो रही है। धनतेरस के बाद यम चतुर्दश, 14वीं तिथि। इस दिन नरकासुर का वध किया गया, इसलिए नरक चतुर्दशी। और रूप चौदस, ये सब इस तिथि से जुड़े हुए नाम हैं जो आपको याद रखना है। महीना है कार्तिक। फिर धनतेरस के बाद यम चतुर्दशी, यम चतुर्दशी के बाद कार्तिक अमावस्या। और सभी जानते हैं ये एक अंधेरी रात दियों के प्रकाश से रोशन हो उठती है और पूरा देश मनाता है दीपावली। कार्तिक अमावस्या, दीपावली। फिर कार्तिक अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की पहली तिथि आएगी। यदि हम कार्तिक के महीने को कृष्ण और शुक्ल पक्ष में बांटेंगे तो शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि से जो त्योहार शुरू होगा वो हो जाएगा गोवर्धन पूजा। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व है। गोवंश से जुड़े पशुओं की पूजा, गाय का सम्मान, गोवंश के पशुओं का सम्मान। प्रथमा के बाद द्वितीया, बहन और भाई के एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का त्योहार। नाम में ही जुड़ा हुआ है दूज शब्द, यानी भाई दूज। और इस तरीके से फिर आप कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर आएंगे तो परीक्षा की दृष्टि से आपको यहाँ पर फिर से मेहनत बढ़ाना है। ये कहलाएगा कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी। एकादश मतलब 11वीं तिथि, एकादशी। और वैसे तो हर महीने की एकादशी को हमें उपवास रहना चाहिए। ये बॉडी साइकिल है, साइंस है बिल्कुल, कि इस दिन पेट को आप यदि आराम दोगे, अन्न नहीं खिलाओगे, तो जैसे मोबाइल रिचार्ज होता है आपका शरीर भी रिचार्ज होगा। इसीलिए महीने में 2 दिन उपवास है, एकादशी। और एकादशी के दूसरे दिन द्वादश को आप शांत मन से दान करेंगे। तो आप इसको खैर हमारी संस्कृति से जोड़कर पढ़ें, समझें, बड़े बुजुर्गों से सीखें। कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी को कहा जाता है देव उठनी एकादशी। और इस दिन देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है। तुलसी और शालिग्राम की कथा आप जानते होंगे। वृंदा महारानी का नाम आपने कभी सुना होगा। तो इन चीजों को आप देखें, समझें। और तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी या कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी से प्रारंभ है। शुभ कार्यों की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। और फिर हम इस दिन गन्ने का मंडप बनाते हैं या गन्ने की ही पूजा करते हैं। गन्ने को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है कुसियार, ये भी याद रखें, है ना, बार बार पूछा गया है क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की फसल है। और छत्तीसगढ़ की फसल या हमारे देश की फसल, हमारे देश की संस्कृति, इन सब चीजों का संबंध कहीं न कहीं तर्क से बहुत गहरे से होता है। गन्ने की फसल कुसियार, और एकादशी के पहले नहीं खाना है, ऐसा करके बड़े बुजुर्ग समझाते रहते हैं। क्यों समझाते हैं? पूजा नहीं हुई है बोलेंगे। कारण इतना ही है कि किसान के खेत में लगने वाला गन्ना जब तक पूरी तरीके से पक ना जाए, क्यों उसको खाने की लोगों को अनुमति दी जाएगी? नहीं तो फसल ही खराब हो जाएगी। ये आप लॉजिकली सोच सकते हैं। धर्म की दृष्टि से सोचेंगे तो इस दिन गन्ने की नई फसल आ रही है, गन्ने की नई फसल की पूजा हो रही है। ये तो हमारी परंपरा है। हम वनस्पतियों का अन्न को अपनी संपदा मानते हैं और है भी, हम उसका सम्मान करते हैं। साथ ही मार्केट में किसान को बूस्टअप मिल गया। आज की डेट में तो किसान के लिए हमारे पास समर्थन मूल्य है। कई प्रकार के हम किसानों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारे पूर्वजों ने क्या कहा कि किसान ने गन्ने का फसल तैयार कर लिया, पूजा के लिए लोग गन्ना खरीदें तो किसान को इतने दिन की मेहनत का आर्थिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा भी आप जोड़ सकते हैं। तो गन्ना या कुसियार, इसकी पूजा हो जाएगी। इसी का मंडप भी बना लेते हैं कुछ लोग। इन सब का संबंध कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी से रहेगा। और दीपावली के आसपास या कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी से संबंध आप कर सकते हैं राउत नाचा को।
जिसको हम छत्तीसगढ़ के लोकगीत लोक नृत्य में समझेंगे तो राउत नाची की शुरुआत हो जाएगी। दीपावली से आप जोड़ सकते हैं, दीपावली के आसपास तिथि आप जोड़िएगा। गौरा गौरी विवाह होता है, जनजातियों के द्वारा किया जाता है, और गौड़ जनजाति के लोग जो मैदानी इलाकों में भी रहते हैं गौरा गौरी का जुलूस भी निकालते हैं। दीपावली के दूसरे दिन निकालते हैं या पहले दिन, आप इसको चेक करना, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। गौरा गौरी पूजा दीपावली से जुड़ा हुआ है, दीपावली के आसपास का ये त्योहार है। और गौरा मतलब होता है शिव और गौरी मतलब होती है पार्वती माता। तो ये कार्तिक महीने से जुड़ी कुछ चीजें। तो चैत बैसाख, बार बार मैं बोल इसलिए रहा हूं कि ये टीचर का धर्म है कि आपके जुबान पे, आपके दिमाग पे चीजों को प्रिंट कर दे। तो भले आपको लगता होगा सर बार बार क्यों बोल रहे हैं, उद्देश्य एकदम स्पष्ट है। आपकी जुबान पे जैसे जनवरी फरवरी चलता है वैसे ही चलने लगे आज के बाद आधुनिक बच्चों के जुबान पे, इंग्लिश मीडियम के महापुरुषों के जुबान पे चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन। तो कार्तिक के बाद जो अगला महीना है वो कौन सा महीना है? अगहन का महीना है। और अगहन के महीने में प्रत्येक गुरुवार को होती है लक्ष्मी पूजा, अगहन गुरुवारी। और इस बात को भी मैं आपको बहुत विस्तार पूर्वक समझा चुका हूं कि अब हमारी खेतों की लक्ष्मी घर तक स्वयं चलकर आ रही है। हमारा किसान खेतों में फसलों की कटाई करेगा, धान की फसल की कटाई का महीना है, और धान के फसल को अपने कंधों पर लाद कर उसके बोझे को रख कर किसान कहाँ लाता था? घर तक, अपने खलिहान तक लाता था। फिर धान की मिसाई शुरू होती थी, खरही बनाकर गांज दिया जाता था। यदि आपको कृषि संबंधी कार्यों में छत्तीसगढ़ी शब्दावली समझ में नहीं आती होगी, आप बोलेंगे तो उस पर भी कभी एक वीडियो बनाया जाएगा। तो धान को जब खेत से लाया जाएगा, फसल को लुआई कहते हैं उसको, फसल की लुआई का काम चलेगा। फसल को बोएंगे तो बुआई का काम चलेगा, फिर बियासी होगी, रोपा लगेगा, है ना, निदाई होगी, अलग अलग सब गतिविधियां। जैसे फसल को पहले लुआई किया जाएगा, लुआई करने के बाद फसल को जब लाकर गांज दिया जाता है, कहां पर? खलिहान में, तो कहलाएगा खरही। और फिर उस खरही की मिसाई होगी, और मिसाई के बाद परंपरागत रूप से उसको काठा के माध्यम से नापा जाता। तो 20 काठा से बनता एक खाड़ी, काठा, खाड़ी या खंडी और गाड़ा। अभी इन चीजों को समझाने का नहीं है, कल्चर पोर्शन है, ये इकोनॉमी से जुड़ा है और इस तरीके से कृषि गतिविधियों से जुड़ा है इस तरीके से। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अगहन के महीने में धान की लुआई करके खरही के रूप में उसको गांज देना, फिर धान का मिसाई करना, मिसाई करके उसको नापना, नाप करके कोठी में भरना, ये सब परंपरागत रूप से होता था। अब तो हार्वेस्टर का जमाना है, चीजें बदल रही है, लेकिन अपनी पुरानी परंपराओं को आप जानें, इससे आपके प्रश्न बनेंगे। तो लक्ष्मी माता हमारे घरों तक, हमारे कंधों पर, हमारे खेतों पर आ रही है। इसीलिए अगहन गुरुवारी में लक्ष्मी माता के चरण चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करने की परंपरा है। और अगहन महीने की लक्ष्मी पूजा विशेष महत्व रखती है। जो कल्चर से जुड़ा है, जो जमीनी व्यक्ति है, वो जानेगा। खुशियों का समय आ रहा है, किसान की महीनों की मेहनत साकार हो रही है, अन्नपूर्णा का हमारे घर में प्रवेश हो रहा है। अगहन के बाद पूस, कुंवार कार्तिक अगहन पूस। तो अब देखो, धान की मिसाई फिनिश होते जाएगी। पहले तो खरही बना रहे थे अगहन में, फिर कुछ लोग मिसाई शुरू करेंगे और पूस के आते आते पूरी मिसाई हो जाएगी और धान रखा जाएगा कोठी में। किसान के पास अपने खाने के लिए भी पर्याप्त है, अच्छी फसल हुई है, कोठी भी धान से लबालब भर गई है, तो क्यों ना वो थोड़ा बहुत दान कर ले। इसीलिए किसी और महीने में दान का विशेष पर्व नहीं है। पूस का महीना और पूर्णिमा की तिथि, आप जीवन में जब भी छेरछेरा बोले तो केवल छेरछेरा नहीं बोलना है नए बच्चों को, पूस पुन्नी छेरछेरा। छत्तीसगढ़ में दान का पर्व, अरन बरन कोदो दरन, जबहे देबे तबहे टरन, ऐसा आप सुनते होंगे। छेर छेरा, माई कोठी के धान ला हेरते हेरा। तो माई कोठी मतलब अंग्रेज वाले मेरी कोठी लिख के मत आ जाना, और माई भालू यानी मेरा भालू लिख के मत आ जाना। माई कोठी
माई कोठी यानी माई का एक अर्थ हो रहा है बड़ा, सबसे जो बड़ी कोठी है वो माई कोठी कहलाएगी। माई भालू, यहां पे माई का मतलब हो जा रहा है मेरा मत कह देना। माई भालू यानी मादा भालू, शब्दों का अर्थ बदल जाता है। माई लोगन यानी महतारी लोग, माता जी। तो ऐसा दिमाग में याद रखें, भालू का स्त्रीलिंग छत्तीसगढ़ी में माई भालू हो सकता है। खैर अभी मैं व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूं, शब्द आया तो मैं अचानक वहां चला गया। पूस पुन्नी छेरछेरा, छेरछेरा का पर्व छत्तीसगढ़ में कब मनाया जाता है? पूस के महीने में। पूस के महीने में कौन सी तिथि को मनाया जाता है? पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। और इसीलिए आप अलग से छेरछेरा याद मत रखें, जोड़ लें, पूस पुन्नी छेरछेरा, पूस पुन्नी छेरछेरा। और पर्व किसका है? दान का पर्व है। इसके बाद आ जाता है माघ का महीना। तो 2 महीनों को मैं एक साथ आपको बता दे रहा हूं, माघ और फागुन। फागुन के बाद फिर चैत का क्रम चलने लगेगा। तो माघ में कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, इस तरह की बातें आप जानते ही हैं। मेरा मेन फोकस है, एक तो माघ पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी है माघ पंचमी। पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। और चेक कर ले, शुक्ल पक्ष की पंचमी है माघ पंचमी, यही कहलाएगी वसंत पंचमी। और इस दिन सरस्वती पूजा का विशेष महत्व है। विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी नजदीक आ रही है, ऐसा आप समझें। वसंत पंचमी सरस्वती माता की पूजा से संबंधित त्योहार है। वसंत की दस्तक आ रही है, जो चैत के आते तक अपने पूरे संपूर्णता के साथ उपस्थित हो जाएगा। प्रकृति नया श्रृंगार करेगी तो नया वर्ष शुरू हो जाएगा। तो वसंत पंचमी की शुरुआत हो रही है माघ पंचमी। इसको भी मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, चेक करें। फिर माघ में पूर्णिमा आएगा, माघी पुन्नी, माघी पुन्नी। और यहां से फागुन में आएगी महाशिवरात्रि। माघी पुन्नी से महाशिवरात्रि, ये जो समय है यहां तक, ये मेलों का समय है। मैं आपको बता ही चुका हूं, माघी पुन्नी से महाशिवरात्रि किसका मेला है? छत्तीसगढ़ का मेन उत्सव मेला है। इसी समय फसल पक गई, फसल की मिसाई हो गई, मिसाई करके फसल को कोठी में रख लिया गया, बेचना है बेच लिया। किसान अब थोड़ा सा रिलैक्स जोन में है, आपकी भाषा में खुशियां मनाने जा रहा है। तो बैलगाड़ी निकालेगा, बैलगाड़ी में अपने परिवार को रखेगा। पुराना समय याद करें, अभी तो ट्रैक्टर में बैठ के चले जाओगे, बाइक में बैठ के चले जाओगे। पुराना जो बढ़िया समय, सुखद समय, जब मेलों में हुड़दंग नहीं होता था, परिवार जाता था। तो बैलगाड़ी में पूरा परिवार जा रहा है। क्या करने जा रहे हैं? मेला मनाने जा रहे हैं, खुशियां मनाने जा रहे हैं। तो माघी पुन्नी से महाशिवरात्रि, ये मेलों का मुख्य सीजन रहता है। और सीधा सीधा आप सभी समझ रहे हैं, काम के बाद ही आनंद है। तो छत्तीसगढ़ की ये परंपरा है, भारत की ये परंपरा है। तो माघी पुन्नी से महाशिवरात्रि। और इस समय कौन कौन से मेले पड़ते हैं, क्लासिफाइड करें आप। छत्तीसगढ़ में कहां पर का मेला माघी पुन्नी से महाशिवरात्रि के बीच मनाया जाएगा? सिमरसल का मेला होगा, बेलपान का मेला होगा, कई मेलों की श्रृंखला आएगी यहाँ पर, देखते चलिएगा आप। अब मेले में क्या क्या होगा ये भी आपके दिमाग में रहे तो छत्तीसगढ़ी भाषा आपके दिमाग में आएगी। मेले में लोग जाएंगे और जाकर के झूला झूलेंगे। तो जो झूला झूला जाता है उसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? ढेलवा। ढेलवा यानी झूला। मेले में सबसे ज्यादा परंपरागत रूप से बिकता है उखरा। तो ये कैसे बिक रहा है उखरा? देखो बड़ा सिंपल, हर चीज ऋतु से जुड़ती है या किसी न किसी लॉजिक से जुड़ती है। उखरा बनेगा कैसे? लाई प्लस गन्ना रस। तो मैंने आपको गन्ने की फसल के बारे में बताया था, धान के बारे में भी बताया था। धान को फोड़ करके लाई बनाया जाएगा और एक तरफ गन्ने का रस रहेगा और उस लाई को गन्ने के रस में डुबाकर सुखा दिया जाएगा। तो जो धान की लाई है वो बहुत मीठी और स्वादिष्ट लगने लगेगी। तो उखरा खाया कब जाता है? मेलों के समय खाया जाता है, मड़ई के समय खाया जाता है। ढेलवा
झूला कब जाता है? मेलों के समय झूला जाता है। ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको आप मेलों के सेक्शन में याद करेंगे, जानेंगे। मेलों का अलग अलग सीजन रहता है। तो अभी एक सीजन चल रहा है माघी पुन्नी से महाशिवरात्रि तक, है ना। और महाशिवरात्रि कौन से महीने में पहुंच गई? फागुन के महीने में। आपका होमवर्क है महाशिवरात्रि फागुन में किस तिथि को पड़ेगी। और इसके बाद फिर तैयारी होने लगती है होली की। तो होली जलाई तो जाएगी फागुन पूर्णिमा को, लेकिन गड़ाई कब जाती है होली? आप जानते होंगे कि पहले एक लकड़ी, ये सब आपको जानबूझकर मैं हिंट में दे रहा हूं कि आप पढ़ें, समझें, कमेंट करें। मैं भी तो जानूं मेरे विद्यार्थी कितनी गंभीरता से जुड़ना चाहते हैं इन सब लेक्चर से। होली पहले गड़ाई जाएगी, एक लकड़ी लाकर फिर उसके चारों तरफ अन्य लकड़ियां जो जलाई जा सकती हैं उनका एक ढेर बनाया जाएगा, और फिर उसके आसपास और गांव में फाग गीत गाने की शुरुआत होगी, और फागुन पूर्णिमा के दिन होली जलाई जाएगी, और फिर दूसरे दिन हम रंग खेलेंगे। तो होली के समय गाया जाने वाला गीत है फाग गीत, और रंग खेलने की जो शुरुआत है वो होली का त्योहार है। और नया साल आ जाएगा चैत के महीने में। तो हमारे लिए तो कोई एक त्योहार, कोई एक महीना ऐसा फिक्स नहीं है। यूरोपीय संस्कृति वाले 31 मनाते हैं, हम मना रहे हैं होली। वो मनाते हैं न्यू ईयर, हम करते हैं माता दुर्गा की पूजा चैत्र के महीने में। तो हमारा तो हर महीना, हर दिन उत्सव त्योहारों से भरपूर है, और ये हमारी इकोनॉमी की भी आधारशिला है। लोग बड़ी बड़ी मंदी की बातें करते हैं। मैं वीडियो समाप्त करने के पहले आपको कुछ चीजें और बता रहा हूँ, निबंध वगैरह में काम आता है कि भाई ये जो हमारे पर्व त्योहार है इनका औचित्य क्या है, इनकी सार्थकता क्या है। तो यदि हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो कभी मार्केट में मंदी नहीं आने देते। जब पूरा बरसात है, मंदी का समय, तो माताएं निकल पड़ती हैं साड़ी खरीदने। जो स्टॉक कभी ना बिक रहा हो बिक गया। जो तेल है, जो बेसन है, जो गुड़ है, जो चना है, जो आटा है, सब बिक गया। ठेठरी, खुरमी, दुनिया भर के क्या बनने लगे? व्यंजन। तो हमारे पर्व त्योहार हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं, हमारे जीवन में उत्साह का संचार करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं, हमें आपस में जोड़कर रखते हैं, हमारे दिमाग को तनाव से मुक्त करते हैं, हमारी संस्कृति की सुरक्षा करते हैं। ये सब इंटरव्यू में काम आएगा, निबंध में काम आएगा। आप भी ऐसी सोचें, प्रेरित हों। तो यहाँ तक एक लगभग कंप्लीट जानकारी मिल रही है आपको 12 महीनों से जुड़े हुए 12 त्योहारों के। और यदि आपको लगेगा कि इसके बाद और चीजें जोड़नी चाहिए या जनजातीय त्योहारों पर आपको विस्तृत चर्चा मुझसे अपेक्षित रहेगी, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। अन्यथा इतने को पहले दिमाग में रखें, फिर ऑब्जेक्टिव बनाएं और देखें कि आपसे इस सेक्शन के प्रश्न कितने बन पा रहे हैं। फिर आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।